जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। यह है प्राचीन इतिहास की 22nd क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस विद एआई आपको पूरा जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का प्रिपरेशन करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम लूसेंट, स्पीडी, किरण और घटना चक्र जैसी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी विस्तार से करवाएंगे। तो आप बस हम पर विश्वास बनाए रखें, सिलेबस विद एआई से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्राचीन इतिहास के वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वाकाटक राजवंश देखा जाए तो सातवाहनों के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच जो एक बड़ा सा राजनीतिक खालीपन था ना, उसे वाकाटकों ने ही भरा था। बिल्कुल। और एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो कालक्रम, वैवाहिक गठबंधन और खासकर वास्तुकला जैसे अजंता, इन टॉपिक से सीधे सवाल आते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की नींव रखी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विंध्य शक्ति शुरुआत से ही कोई स्वतंत्र या बड़े राजा नहीं थे। अच्छा। तो मतलब वो किसी के अधीन थे। हाँ। साक्ष्यों से पता चलता है कि ये मूल रूप से सातवाहनों के अधीन बरार, जिसे हम विदर्भ भी कहते हैं, वहां के स्थानीय शासक थे, यानी सामंत थे। तो सातवाहनों की पकड़ कमजोर होते ही इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन असली पावर में ये कब आए? मतलब कोई तो बड़ा शासक रहा होगा। बिल्कुल। विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवर सेन प्रथम। इनका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक रहा और गद्दी पर बैठते ही इन्होंने सीधे सम्राट की उपाधि धारण कर ली। एक मिनट, सीधे सम्राट? मतलब एक पीढ़ी पहले जो परिवार केवल सामंत था, उसका अगला उत्तराधिकारी सीधा सम्राट बन गया। ये तो काफी बड़ी छलांग है ना? और पुराणों में साफ जिक्र है कि प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ओहो, 4 अश्वमेध यज्ञ! मतलब अपनी सैन्य शक्ति को पूरी तरह से साबित करने के लिए। बिल्कुल। 4 अश्वमेध यज्ञ करने का सीधा सा अर्थ है कि उन्होंने अपने चारों ओर के राज्यों को सैन्य बल से अपने अधीन कर लिया था। और एग्जाम में तो ये सीधा सवाल आता है कि एकमात्र वाकाटक शासक जिसने सम्राट की उपाधि ली, वो कौन था? राइट, तो वो प्रवर सेन प्रथम थे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य बन तो गया, उनके जाने के बाद इसे संभाला कैसे गया? क्योंकि अक्सर ऐसे में तो बंटवारा हो जाता है। हाँ, और यहाँ भी वही हुआ। प्रवर सेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य का विभाजन हो गया। ये साम्राज्य 2 शाखाओं में बंट गया, एक प्रधान शाखा और दूसरी बासीम शाखा, जिसे वत्सगुल्म शाखा भी कहते हैं। अच्छा, तो क्या इनमें कोई गृह युद्ध हुआ था? नहीं, यही तो पॉइंट है। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शांति से शासन किया। अगर हम पहले प्रधान शाखा की बात करें तो प्रवर सेन के बाद शासक बने रुद्रसेन प्रथम। उसके बाद आता है प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, फिर प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और अंत में पृथ्वी सेन द्वितीय। प्रधान शाखा में मुझे एक बहुत ही जबरदस्त कूटनीतिक चाल याद आ रही है। गुप्त वंश और वाकाटकों का वैवाहिक गठबंधन, इसे मैं एक जियोपॉलिटिकल सैंडविच रणनीति कहता हूं। हाँ, ये बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। राइट, क्योंकि अगर हम मैप देखें तो वाकाटक राज्य उत्तर के गुप्त साम्राज्य और पश्चिम के शक राज्यों के बिल्कुल बीच में था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को दोनों तरफ से घेरने के लिए वाकाटकों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, ये गठबंधन शकों को हराने के लिए ही था। लेकिन इस गठबंधन में एक बड़ा संकट तब आ गया जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। ओहो, तो फिर राज्य किसने संभाला? उनके बच्चे तो छोटे होंगे उस वक्त। हाँ, उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन उस समय अवयस्क थे। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने अपने बेटों की संरक्षिका के रूप में शासन चलाया। मतलब ये प्राचीन भारत में महिला नेतृत्व का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और प्रभावती गुप्ता के इसी शासनकाल को वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। बाद में जब उनका बेटा दामोदर सेन बड़ा हुआ तो वो गद्दी पर बैठा। अच्छा, और क्या उसने अपना नाम बदला था? हाँ, गद्दी पर बैठते समय उसने अपना नाम
प्रवरसेन द्वितीय रख लिया। और इस प्रधान शाखा का जो अंतिम शासक था वो था पृथ्वीसेन द्वितीय। तो पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद प्रधान शाखा खत्म हो गई। हाँ, और उनका राज्य वाकाटोको की ही दूसरी शाखा यानी बासीम शाखा में चला गया। ओके, तो अब इस बासीम शाखा पर आते हैं। इसकी स्थापना कब और किसने की थी? बासीम शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में हुई थी। प्रवरसेन प्रथम के ही एक छोटे पुत्र थे सर्वसेन, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अच्छा, सर्वसेन ने। और इसका केंद्र कहाँ था? इनका स्वतंत्र राज्य वत्सगुल्मी में था, जो आज के समय में महाराष्ट्र के अकोला जिले का वासीम शहर है। इसीलिए इसे बासीम शाखा कहा जाता है। राइट, वासीम से वासीम हो गया। इसके प्रमुख राजा कौन कौन थे? इनमें शुरुआत होती है सर्वसेन से, फिर आते हैं विंध्य शक्ति द्वितीय, उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय। ध्यान रहे ये बासीम शाखा वाले प्रवरसेन द्वितीय हैं। और अंत में आते हैं हरिशेन। हरिशेन मतलब ये वही हरिशेन है ना जिनके समय में वो दोनों शाखाएं फिर से एक हो गई थी? बिल्कुल सही। हरिशेन इस शाखा के सबसे शक्तिशाली राजा थे और पूरे वाकाटक वंश के अंतिम ज्ञात शासक भी। जो प्रधान शाखा कमजोर पड़ गई थी उसका राज्य भी हरिशेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो एक तरह से सत्ता घूम फिर कर वापस एक ही शासक के पास आ गई। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन मुझे वाकाटक काल का साहित्य और संस्कृति वाला पार्ट बहुत हैरान करता है। वो क्यों? मतलब एक तरफ तो ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं, कूटनीतिक शादियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राकृत और संस्कृत साहित्य का इतना बड़ा केंद्र बन गए। ये कैसे? जब राज्य स्थिर होता है ना तो कला अपने आप पनपती है। जैसे प्रधान शाखा के जो राजा थे प्रवरसेन द्वितीय, उन्होंने खुद मराठी प्राकृत में सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। अच्छा, राजा खुद काव्य लिख रहे थे? हाँ, और सिर्फ वही नहीं, बासीम शाखा के संस्थापक सर्वसेन ने भी हरिविजय नाम का एक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था। एग्जाम में सीधे इन किताबों और लेखकों का मिलान करने को आता है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को ये किताबें नोट कर लेनी चाहिए। सेतुबंध लिखा प्रवरसेन द्वितीय ने और हरिविजय लिखा सर्वसेन ने। और शायद कालिदास का भी कोई कनेक्शन था इनके साथ? हाँ, बहुत बड़ा कनेक्शन। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूरा विकास इसी काल में हुआ और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि थे महान कालिदास, उन्होंने प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कुछ समय बिताया था। वाह, ये तो कमाल का सांस्कृतिक आदान प्रदान है। बिल्कुल, वहां रहकर कालिदास ने सेतुबंध का संशोधन किया और उसी वैदर्भी शैली में अपनी मशहूर रचना मेघदूत भी लिखी। मेघदूत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर इनके धर्म की बात करें तो वाकाटक राजा किस धर्म को मानते थे? वाकाटक नरेश मूल रूप से ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वो शिव और विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है। मतलब अगर वो कट्टर ब्राह्मण धर्मावलंबी थे तो फिर उनके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि वो तो बौद्ध धर्म से जुड़ी है ना। हाँ, यही तो प्राचीन भारत के धार्मिक सहिष्णुता की खूबसूरती है। राजा खुद शिव विष्णु के उपासक थे, लेकिन बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण मिला। वास्तुकला की बात करें तो पहले पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। राइट, नचना का मंदिर। लेकिन अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य वाकाटकों के ही काल में बना। अच्छा, 16, 17 और 19वीं गुफा। तो इनके संरक्षक कौन थे? क्या राजाओं ने खुद पैसे दिए थे? मुख्य रूप से उनके अधिकारियों और सामंतों ने। जैसे अजंता की गुफा संख्या 16 के संरक्षक थे वराहदेव। ये वराहदेव कौन थे? वराहदेव हरिशेन के प्रधानमंत्री थे। सोचिए, एक शिव उपासक राजा का प्रधानमंत्री बौद्ध गुफा का संरक्षण कर रहा है। ये वाकई अद्भुत है। और बाकी गुफाओं का? गुफा 17 और 20 के संरक्षक उपेंद्र गुप्त थे, जो एक स्थानीय शासक और हरिशेन का सामंत थे। उपेंद्र गुप्त। इसके अलावा गुफा 26 के संरक्षक बुद्धभद्र थे और गुफा 4 के संरक्षक मथुरादास थे। स्टूडेंट्स को ये लिस्ट याद रखनी चाहिए। गुफा 16 वराहदेव, 17 और 20 उपेंद्र गुप्त, 26 बुद्धभद्र और 4 मथुरादास। एक आखिरी चीज, इन गुफाओं की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फुर्दापुर गांव के पास है, जहां बाघोरा नदी अपने आखिरी छोर पर बहती है। ठीक उसी के किनारे ये स्थित है। शुरुआत, प्रवरसेन प्रथम का सम्राट बनना, कूटनीति, कालिदास का प्रवास और अजंता की गुफाएं।
हाँ, एकदम फुल पैकेज है एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और इसी तरह की सटीक और परीक्षा उपयोगी तैयारी के लिए सिलेबस विद एआई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य ही है स्टडी स्मार्ट, क्रैक फास्ट। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक विचारणीय प्रश्न सोचिए, अगर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को घेरने के लिए वाकाटकों के साथ वैवाहिक गठबंधन ना किया होता, तो क्या वाकाटक साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का इतिहास कुछ और ही होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।